हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम। चलिए हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। बस ये क्वेश्चन सीरीज है थोड़ा सा, है ना। इसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। ओके, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड फ्रॉम एन इरिगेशन फील्ड। फील्ड कैपेसिटी बराबर 20% है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10% है, परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कितना 50%। 50% डिप्लीट हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है। मतलब आप 50% डिप्लीट होने दे रहे हैं। ओके, किसका? अवेलेबल मॉइस्चर का। ओके, अब देखिए ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू इतना, गामा डी का वैल्यू दे रखा है, इफेक्टिव रेनफॉल बराबर इतना दे रखा है। बेस्ड ऑन एबव डेटा द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल विल बी। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपको निकालनी है, ठीक है। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बराबर मैंने आपको बता रखा था, NIR नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बराबर क्या होगा? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो भी है ना, प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट वगैरह। ओके, प्लस इसमें और ऐड कर दो प्री सोइंग रिक्वायरमेंट वगैरह। ओके, बट यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड प्री सोइंग रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब ये पोर्शन जीरो है। इसका मतलब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इक्वल टू कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आ रखा है। ओके, ESE का ये क्वेश्चन है, तो ये लॉजिक यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब हमको कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालनी है। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या? मतलब वही जो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है प्लांट, है ना, इस फसल को यही निकालना। तो देखिए, चलिए यहाँ से अब कैलकुलेशन चालू करते हैं। यहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल भी 25 mm का दे रखा है ना। इफेक्टिव रेनफॉल भी 25 mm का दे रखा है। मॉइस्चर को कितना डिप्लीट होने दे रहे हैं? अवेलेबल मॉइस्चर को 50% डिप्लीट होने दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमको सबसे पहले ये निकालना है कि जैसे कि ये समझो, ये डायग्राम समझिए। ये मान लीजिए यहाँ पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP है ना, और यहाँ पे आपका फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो मॉइस्चर कंटेंट है, इसी को हम अवेलेबल मॉइस्चर बोलते हैं, है ना, अवेलेबल मॉइस्चर। अब यहाँ पे लॉजिक ये यूज किया गया कि एक बार अगर सॉइल आपका फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच गया है ना, तो उससे कितना पानी कम हो सकता है? तो 50% पानी कम हो सकता है। तो 50% कम हो सकता है, कहने का मतलब है यहाँ पे मॉइस्चर, जैसे ये फील्ड कैपेसिटी पे 20% मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे 10% मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है। तो यहाँ पर जब 50% डिप्लीट होगा तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? ये मॉइस्चर कंटेंट का परसेंटेज कितना होना चाहिए? ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए, 10% प्लस, ठीक, 50/100, 10% प्लस 50/100 इंटू 20 - 10, मतलब 15%, है ना। तो ये जो 15% है, ये क्या है? इसको हम बेसिकली क्या बोल देंगे? रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, RAM का वैल्यू हो गया, है ना, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन डेप्थ ऑफ रूट जोन, इन डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो ये कितना होगा? हमारे पास फॉर्मूला है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू आपका फील्ड कैपेसिटी माइनस वो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर वाला परसेंटेज, है ना। तो निकाल लीजिए। तो गामा डी बाई गामा डब्ल्यू कितना? 15/10 पर मीटर। डेप्थ ऑफ रूट जोन क्या बोला? पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, है ना। तो डेप्थ ऑफ रूट जोन विल बी 1 मीटर, मतलब इसको आप सीधा mm में पुट कर दो, 1000 इंटू फील्ड कैपेसिटी 20% माइनस 15%, मतलब आपका 0.20 माइनस 0.15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75 mm। तो ये डेफिशिएंसी हो जा रहा है, मतलब इतना हमको इरिगेट करना है, ठीक है। बट इफेक्टिव रेनफॉल कितना दे दिया? 25 mm, है ना। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब कितना आपको प्रोवाइड करना है एक्चुअल में वाटर?
तो 75 माइनस 25 mm विच इज इक्वल टू 50 mm। तो दिस इज योर कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमको पी इफेक्टिव को सब्ट्रैक्ट करना होता है। देख लीजिए फॉर्मूला, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना। समझ में आ रहा है, लॉजिक एकदम साफ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये ईएससी का क्वेश्चन है, यूपीएई में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ रखा है ना। अपना बीपीएससी एई वगैरह में भी आ सकता है, ठीक है। जो भी आप स्टेट एई जेई एग्जाम देंगे, उन एग्जाम देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन क्या होगा कि इस तरीके का ये जो कंसेप्ट यूज कर रहा है, मतलब ये टॉपिक है ना, यहाँ से और भी कुछ पूछ सकता है। हो सकता है लीचिंग रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट की वैल्यू दे दिया, है ना, या फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूछ ली, कुछ भी पूछ सकता है ना, एनीथिंग दे कैन आस्क, हु नोस। ओके, हमें बस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। तो अवेयर हो जाइए। ओके, नेक्स्ट, water application efficiency is ratio of what? Water application efficiency is ratio of water delivered to field and water diverted to channel, water stored in root zone to water diverted to field, water required for leaching to water deliver, water stored in root zone to field capacity। क्या होगा water application efficiency? So जान रहे हैं, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मतलब वाटर स्टोर इन रूट जोन टू वाटर डिलीवर टू द फील्ड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। यस और नॉट? चलिए क्वेश्चन को करिए। ये टाइल ड्रेन का क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा था। ए टाइल ड्रेन इज लेड बिलो ए क्रॉप्ड लैंड टू रिमूव एक्सेस इरिगेशन वाटर। वो लीचिंग रिक्वायरमेंट वगैरह वाला कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था। द ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या होता है? ड्रेनेज कोफिशिएंट मतलब, सो दिस इज स्टेटमेंट ए, है ना। ये टाइल ड्रेन से रिलेटेड जो फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, क्या क्या लिखवाया था, इसका स्पेसिंग याद रखना है, 4k डिवाइडेड बाई क्यू डी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाया था। टाइल ड्रेन का क्या काम है, ये जो इरिगेशन वाटर आप अप्लाई कर रहे हो, लीचिंग रिक्वायरमेंट वगैरह, है ना, उसको कंसिडर करते हुए उनको रिमूव करने में, प्लस रेनफॉल के कारण जो एडिशनल वाटर आ जाती है खेतों में, उसको भी ये रिमूव करती है। प्लस टाइल ड्रेन हेल्प्स इन डीप रूट डेवलपमेंट। क्यों? ये टाइल ड्रेन है तो ये नियर बाई जो वाटर टेबल है उसको लोअर कर देती है, इसलिए रूट भी नीचे तक जाती है ना। तो डीप रूट डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है। ओके, तो कौन कौन सा वाटर को रिमूव करने में ये काम आता है? रिमूव, लिखवा देता हूं एक बार, रिवीजन हो जाएगा। रिमूव एक्सेस इरिगेशन वाटर, एक्सेस इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर प्लस रेनफॉल वाटर, बरसात का पानी को भी, है ना। परमिट डीप रूट डेवलपमेंट, डीप, मैंने आपको ये चीज बता भी रखा था, रूट डेवलपमेंट एज इट लोअर्स नियर बाई वाटर टेबल, है ना। दिस आर दी थिंग्स, ये ध्यान रखना है। अब ये एक टेबल में लिखा हूं, ठीक है। इस टेबल को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, ये टेबल मेरे से मिस हो गया था, है ना। तो मैं सोच ही रहा था कि ये टेबल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो इस टेबल को समझिए, इसमें हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, सॉइल टाइप एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्लस परसेंटेज एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू जिप्सम, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू जिप्सम एडिशन, और ये पीएच ऑफ दी सॉइल। तो कितने तरह के सॉइल टाइप हमने लिए? 3 तरह के। कौन कौन से? एक तो लिया मैंने सलाइन सॉइल, जिसमें व्हाइट अल्कली का बात हो रहा है, सलाइन अल्कलाइन सॉइल। तीसरा ब्लैक अल्कली वाला सॉइल, है ना, या फिर इसको आप अल्कलाइन सॉइल भी कह सकते हो, इस वाले को सीधा सीधा अल्कलाइन सॉइल कह सकते हैं, ठीक है। जो ब्लैक अल्कली वाला सॉइल है इसको आप सीधा सीधा अल्कलाइन सॉइल भी कह सकते हैं, अल्कलाइन सॉइल, या फिर इसको हम सोडिक सॉइल भी कहेंगे, है ना। तो ये अलग अलग तरह के सॉइल हैं।
इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको ध्यान रखना, ग्रेटर देन 4000, 4000 लेस देन 4000। परसेंटेज एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयंस, है ना, लेस देन 15%, ग्रेटर देन 15% एंड ग्रेटर देन 15%, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस पीएच का क्या रेंज होगा, लेस देन इक्वल टू 8.5, लेस देन इक्वल टू 8.5, 8.5 टू 10। ठीक है, तो ये टेबल से कोई भी मतलब कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आजकल एग्जाम में डेटा वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें ये सारा चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा था, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव वगैरह जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसी वक्त मेरे को ये बताना था, ये मिस हो गया था मेरे से, है ना, तो अभी बता दिया, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज सो डिसाइडेड दैट एवरेज मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मतलब क्या ये बात कर रहा है, जैसे कि लेट सपोज ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, पीडब्ल्यूपी, है ना, प्लस ये फील्ड कैपेसिटी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मैंने समझा रखा था, मतलब पानी मान लो अभी फील्ड कैपेसिटी बराबर है, अब फिर डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया लेट सपोज एक लेवल तक, फिर आप पानी डाल रहे हो, है ना, तो यहाँ पे इरिगेट करोगे ना, एक बार यहाँ पे इरिगेट किए हो तो फिर यहाँ पे इरिगेट करोगे, दिस इज योर इंटरवल। यही चीज पूछ रहा है, फिर डिप्लीट होगा, फिर इरिगेट करोगे, फिर डिप्लीट होगा, फिर इरिगेट करोगे, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे इरिगेट किए, फिर से यहाँ पे इरिगेशन किए, तो यही इंटरवल्स के बारे में पूछ रहा है। ओके, कितने दिनों में कितना बार आप इरिगेशन कर दे रहे हैं, या फिर कितने दिनों में एक बार इरिगेशन करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो यही आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है कि जो मॉइस्चर डिप्लीट हो रहा है ना, इस तरह से हम कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिसाइड करेंगे कि एक बार अगर सॉइल पे जो मॉइस्चर है वो फील्ड कैपेसिटी बराबर है, फिर वो डिप्लीट होगा तो कहाँ तक डिप्लीट होता है। तो आपको मालूम है जो रिकमेंडेड पैटर्न है वो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर तक डिप्लीट होता है ना, आरएएम का वैल्यू तक। लेकिन सुनिए, यहाँ पर इस तरह का कुछ दिया नहीं है ना, तो आपको यहाँ पे ये आंसर लगानी है सही, सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, मॉइस्चर डिप्लीट क्लोज टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, मतलब पीडब्ल्यूपी के क्लोज रहता है, वहां तक डिप्लीट होता है, फिर हम इरिगेट कर देते हैं। पीडब्ल्यूपी के नीचे नहीं जाना चाहिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का, समझ में आ रहा है। ओके, तो मॉइस्चर क्लोज टू विल्टिंग पॉइंट वहां तक डिप्लीट हो जाती है ना, तो फिर हम इरिगेट कर देते हैं। तो दिस विल बी योर आंसर। बाकी जो रिकमेंडेड पैटर्न ऑफ इरिगेशन मैंने आपको दिया था उसमें रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर तक था, आप देखिए होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ रखा है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करिए। देखिए देखिए थोड़ा सा है ना, मेरा मतलब फैमिली प्रॉब्लम है, मतलब वाइफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो एक दो दिन मुझे लगेगा। ओके, इस बीच में मैं ये सारा क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन क्लासेस को देखिए, और उसके बाद हम लोग सीधा ऐप के ऊपर ही लाइव जाएंगे, है ना, ऐप के ऊपर ही लाइव जाएंगे। इस सब्जेक्ट को जल्दी खत्म करके नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। ओके, बहुत धीमा हो गया ये सब्जेक्ट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बहुत स्पीड में, है ना, और ये क्वेश्चन वगैरह सब आप लोग करते चलिए। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है कंसेप्ट डिकोडर सिविल इंजीनियरिंग, कंसेप्ट डिकोडर सिविल इंजीनियरिंग वाले टेलीग्राम चैनल पे मैंने जितने भी किताब हैं, है ना, यूथ वाले, गुप्ता वाले, ये सारे किताब, ओके, सब मैंने डाल रखे हैं, तो उन सभी किताबों को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करते चलिए, समझ रहे हैं, वहीं से ये सारा क्वेश्चंस भी मैं उठा रहा हूँ, तो वही सब क्वेश्चंस हैं। ओके, तो उनको प्रैक्टिस करते चलिए साथ ही साथ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन सर्टेन ईयर 60% एंड 46% ऑफ कल्टिवेबल कमांड एरिया इन खरीफ एंड रबी रेस्पेक्टिवली रिमेन्ड विदाउट वाटर। देखिए विदाउट वाटर रिमेन रह गया, मतलब इनमें इरिगेशन नहीं किया गया, है ना, एंड रेस्ट ऑफ द एरिया गॉट इरिगेशन वाटर। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब कितना एरिया में इरिगेशन किया गया, तो एनुअली बात हो रहा है ये, पर उस साल का बात हो रहा है, तो एक साल में रबी और खरीफ सीजन दोनों आ गया, है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना, 100 - 60। देखिए किसके लिए हो गया 100 - 60, ये एरिया आपका 40% बन रहा है, किसके लिए, फॉर खरीफ सीजन, और रबी सीजन के लिए कितना, प्लस आपका 100 - 46, मतलब ये बन गया आपका 54%, है ना, तो 40 + 54% इक्वल टू 94%। दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, सीधी बात, नो बकवास, छोटा मोटा क्वेश्चन था, है ना, तो ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ग्रॉस कमांड एरिया फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटर इज इतना,
ठीक है। 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल इरिगेबल, ठीक है यार। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ सीजन इज 25%, ठीक है। द एरिया टू बी इरिगेटेड इन खरीफ सीजन इन हेक्टेयर, इस एरिया निकालना है। तो देखिए इसमें कुछ था नहीं, एरिया निकालना है, मतलब आपका खरीफ में कितना है। तो बेसिकली देखिए टोटल एरिया आपका 6000 हेक्टेयर है, 6000 में से 80% ही कल्चरेबल है, तो 80/100। अब इसका ये ओवरऑल का मात्र 25% आपका किसमें है, राइस में है ना, यही बात है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ द एरिया टू बी इरिगेटेड इज व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 25%, मतलब इसका फिर 25%, 25/100 कर लो, तो जो भी वैल्यू आएगा सीधा 1200 हेक्टेयर। सीधी बात, नो बकवास। छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, समझिएगा, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं तो ये करवा दे रहा हूँ आपको एज ए प्रैक्टिस, है ना। मैं तो करवाऊंगा ही, मैंने बोला ही था करवा देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करते चलना है। ये तो आपको पीडीएफ जनरेट होके मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू ए 30 हेक्टेयर फील्ड फॉर 5 आवर्स, ठीक है। सॉइल प्रोबिंग आफ्टर इरिगेशन, ये प्रोबिंग क्या वर्ड लिखा है, चलिए। सॉइल आफ्टर इरिगेशन शोड दैट 0.4 मीटर ऑफ वाटर हैड बीन स्टोर्ड इन द रूट जोन। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी पूछ रहा है, अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, क्या अप्रोच है, क्या लगेगा। चलिए बताता हूं, देखिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का है भाई, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, सिंपली बात है, डेप्थ के फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है, तो चलो हम डेप्थ के फॉर्म में वाटर डाइवर्टेड टू फील्ड इनटू 100 कर देने का, है ना। तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन आपको 0.4 मीटर बता ही रहा है, तो वाटर डाइवर्टेड टू फील्ड इनटू 100 ये कर देंगे तो नीटा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो WF हम कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्चार्ज है 12 मीटर क्यूब का पर सेकंड का, कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 5 इंटू 60 इंटू 60, है ना, इतना का, डिवाइडेड बाई एरिया कितना, ये तो मीटर क्यूब में निकल गया ना, एरिया है 30, तो 30 इंटू 10⁴, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 0.72 मीटर, है ना। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.72 इंटू 100 निकल जाएगा, सीधी बात। ये एक डायलॉग नया सीखे। कैसे हैं आप लोग, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, 55.55%, जबरदस्त पढ़ाई होगा, सारा कुछ सिविल इंजीनियरिंग का निचोड़ के रख देंगे, ओके। ये तो मैं अभी चैप्टर के साथ कुछ प्रैक्टिस आपको करवाते हुए चल रहा हूँ, एक मिनिमम बेसिक प्रैक्टिस कि आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए मैं EAC का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन, है ना, सारा कुछ करवा दूंगा आपको, इसी क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर मिलेगा, है ना। एक एक करके जैसे इरिगेशन खत्म होगा, अभी सब्जेक्ट भी हम लोग को खत्म करना पड़ेगा ना, तो हम सारा क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओके। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं बात को, एग्जाम आने तो दीजिए, सारा कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। ये देखो ये क्वेश्चन निकालो, द डेल्टा फॉर ए क्रॉप हैविंग बेस पीरियड इतना, बेस में 120 डेज से व्हाट इज ड्यूटी, ड्यूटी इक्वल टू 864 बी बाई डेल्टा वाला फॉर्मूला लगेगा, और कुछ नहीं है इसमें, डेल्टा आपका सेंटीमीटर में दे ही रखा है पहले से, ड्यूटी निकाल लेना 864 इंटू 120/70 कितना आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 1481 आ जाएगा, देखो तो आप लोग 864 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 70 आपको विदाउट कैलकुलेटर करनी है ना, 1481.14 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, सीधी बात, है ना। इस तरह के छोटे छोटे यही यही क्वेश्चन है, इसके अलावा और क्या है बताओ, कुछ अलग से है तो बताओ मेरे को, यही आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन इन इवेपोट्रांसपिरेशन इन ऑफ 1 मीटर, अच्छा इन ऑफ 1 मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, इफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल इज इतना, फील्ड कैपेसिटी इज इतना, एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज इतना, डेप्थ ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन, मतलब कंजम्पटिव यूज के लिए, दैट इज अवेलेबल मॉइस्चर का डेप्थ निकालने बोल रहा है, 1 मीटर डेप्थ ऑफ रूट जोन में, ड्राई डेंसिटी वगैरह आपको दे रखा है ग्राम पर सीसी में इतना इतना, ऐसा निकल जाएगा। कैसे, अपने पास फॉर्मूला क्या है, डेप्थ ऑफ मॉइस्चर, है ना, फॉर कंजम्पटिव यूज DCU सीधा, या अवेलेबल मॉइस्चर लिखिए D
अवेलेबल मॉइस्चर DAM डैम, है ना, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था क्या, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू, अब जो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे है कितना, फील्ड कैपेसिटी 30%, विल्टिंग पॉइंट इतना, मतलब 0.3 माइनस 0.1 0.2 हो गया, तो गामा डी कितना है 1.5, तो गामा डब्ल्यू कितना होगा ग्राम पर सीसी में 1 होता है, ध्यान रखिएगा 1 ग्राम सीसी इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन 1 मीटर, सीधा डाल, अच्छा या mm में पूछ रहा है तो 1000 पुट कर दिया हमने पहले से ही, ताकि आंसर भी मेरा mm में निकले, यहाँ 0.2 निकाल लीजिए, 300 mm, सीधी बात। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आ गया सबका, चेक करिए आ रहा है, ये चुटकी में यूं 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 क्वेश्चन सॉल्व करके निकलना, ये सब है ना, इन सब में फंसने का नहीं। आगे, गिवन दैट बेस पीरियड इज इक्वल टू इतना एंड ड्यूटी ऑफ द कैनाल इतना, द डेप्थ ऑफ वाटर विल बी, डेल्टा पूछ रहा है ना, वही ड्यूटी इक्वल टू 864 बी बाई डेल्टा, डेल्टा इम्प्लाइज 864 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, ऊपर से एक जीरो गया, दो जीरो गया, डेल्टा विल बी 86.4 सेंटीमीटर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन लिखे उस हिसाब से आंसर कर दिए। ये सब है ए का क्वेश्चंस, कोई गुजरात ए में आ रखा है, कोई कर्नाटका ए में आ रखा है, ए लेवल का सारा क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट, कोर वाटरिंग इज दी, क्या है कोर वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग बिफोर क्रॉप इज सोन, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर क्रॉप इज सोन, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर क्रॉप इज ग्रोन, वाटर ऑफ लीस्ट डेप्थ, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर क्रॉप इज सोन, आफ्टर क्रॉप इज ग्रोन नहीं, क्रॉप इज सोन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लांट, एक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ए सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडिफाइड बाय ए प्लांट डिपेंडेंट ऑन सॉइल वाटर प्लांट फर्टिलाइजर इंटरेक्शंस, ये क्या है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो बता दूं आपको, ये सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर आल्सो, होगा। चलिए कुछ और बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चंस का आंसर करते चलिए स्पीड में। तो पेलियो इरिगेशन इज डिफाइंड एज व्हाट, मैंने बोला था द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर द क्रॉप इज सोन, है ना, उसको हम पेलियो इरिगेशन कहते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है, यही होगा ना, होगा, देख लीजिए पढ़ लीजिए सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। पूछिए, देखिए कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग, क्या, वाटर लॉस्ट एज परकुलेशन, इफेक्टिव रेनफॉल, कंजम्पटिव यूज। देखिए CIR कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज माइनस P इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव रेनफॉल, तो इन दोनों पैरामीटर की जरूरत है, मतलब पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, तो 1 एंड 2 ओनली, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, है ना, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा बी, ए का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। आगे, this salt concentration in irrigation water is generally measured by what, electrical conductivity value, ओके इससे हम सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, ओके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू, यूनिट माइक्रोमो पर सेंटीमीटर, ये भी बताया था। आगे, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटर फॉर राइस, ये देखो राइस और व्हीट के लिए याद रखना, राइस के लिए होता है कोर वाटरिंग का डेप्थ 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। व्हीट के लिए होता है ए, है ना, ये किसके लिए है, व्हीट के लिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा था, तो एक बार फिर से आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसलिए मैंने उचित समझा डाल देना। आगे, द वाटर विच कैनॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाई प्लांट फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, है ना, उस वाटर को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। पूछ रहा है द वाटर विच कैनॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट, among the following which represent the irrigation capacity of a unit of water, irrigation capacity of a unit of water, देखिए मतलब एक यूनिट ऑफ वाटर कितना एरिया को इरिगेट कर सकता है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है इनमें से, तो वो है ड्यूटी ना, कि ड्यूटी मतलब क्या, ड्यूटी ऑफ वाटर मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज, जैसे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज से आप कितना बड़ा एरिया को इरिगेट कर पाएंगे, इसी को ड्यूटी बोलते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट बस घुमाएगा अलग अलग तरीके से, आपको कंसेप्ट पकड़ के चलना है, ओके। आगे, रबी क्रॉप्स मोस्ट परटेन टू व्हाट, विंटर सीजन में लगाया जाता है ना, अभी का टाइम है रबी सीजन, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए थ्योरी। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन
ओके, ये जानबूझ के डाल दिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार आपसे। तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग, that is from month of October to March, is called as Rabi crop. Wheat, gram, mustard are some of the Rabi crops. Such crops require a warm climate for the germination and maturation of seed. They however require a cold climate for their growth. ठीक है, फिर आ जाती है खरीफ सीजन की। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन मानसून सीजन इन द मंथ ऑफ जून सितंबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जांपल मेज, मिलेट, कॉटन, ये सारे खरीफ। और भी एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं इससे पहले, हर एग्जांपल जहां जितना मिल रहा है इंटरनेट से भी हर चीज खोज के आप लिख लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं वही सब एग्जांपल जनरली आपसे पूछे जाएंगे, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं पूछते। द सीड आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन, यूजुअली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। सच क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ओके, और एक सीजन मैंने बताया था आपको, जईद क्रॉप्स। सच क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन्स बिटवीन मार्च एंड जून, है ना, गर्मी के टाइम में बहुत, इसको समर क्रॉप भी हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब हॉट 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 वेदर क्रॉप्स, एक्सट्रीम समर क्रॉप्स हो गया ये। ओके, जैसे आप देख रहे हैं समर के टाइम पे ये सब निकलना चालू हो जाता है, कुकुम्बर, पंपकिन, है कि नहीं, खीरा, ये सब, ये सारा चीज, वाटरमेलन, जईद क्रॉप आर जईद क्रॉप्स। ठीक है, तो ये भी एक क्रॉपिंग सीजन है, जईद क्रॉप्स बिटवीन मार्च एंड जून, अप्रैल वगैरह की गर्मियों में तब ये फसल लगाई जाती है। तो ये सारा चीज था, ये आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो आप वहां से और आराम से शांति से पढ़ना। लेकिन एक बार स्क्रीन पे आ गया तो वीडियो पॉज करके पढ़ने का, है ना, पढ़ के फिर आगे बढ़ने का। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से रिवीजन भी होता हुआ चलेगा। चलो इसका आंसर करो। देखो इस तरह ये क्वेश्चन, अब ये अतिरिक्त जीके वाला क्वेश्चन है, लेकिन इरिगेशन इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा था, क्योंकि हम यहाँ पे इरिगेशन स्कीम के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज, इंडिया का हाईएस्ट डैम, ये जो डैम है हीराकुद डैम, ये जहां पर लोकेटेड है, मैं यहाँ पे मतलब लगभग इस लोकेशन पे आप कह लीजिए कि 4 साल रहा हूँ, और समझ लो क्यों रहे होंगे, है ना, 4 साल। ओके, वेल, तो ये वहां पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था। ओके, तो ये ग्रेविटी डैम है, ये हीराकुद डैम जो है ना, एक तरह का ग्रेविटी डैम है, बड़ा है ग्रेविटी डैम। रिसेंटली भी गए थे। ठीक है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है, संबलपुर बोल के एक जगह है ना, वहां पर। अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दैट इज योर भाखड़ा नंगल, है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ये नाम सुने होंगे भाखड़ा डैम। ओके, ये जो डैम है ये लोकेटेड किधर है, दिस इज लोकेटेड एट हिमाचल प्रदेश, एचपी, है ना। यहाँ एक बिलासपुर बोल के जगह है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला नहीं, इधर भी एक बिलासपुर है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। और इसका जो रिजर्वायर बनता है उसको हम बोलते हैं गोविंद सागर रिजर्वायर। ये जीके में बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी जेई वाला एग्जाम में भी, है ना, गोविंद सागर रिजर्वायर। बाकी देखिए ये सारे डैम के बारे में आप एक लिस्ट बना लो, ये जीके का क्वेश्चन है ना। अच्छा, ये कॉन्क्रीट, ये भी एक तरह का ग्रेविटी डैम है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, आरसीसी आप कह लो, कॉन्क्रीट का ग्रेविटी डैम है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, ये भी एक ग्रेविटी डैम है। ठीक है, डैम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, आगे इसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग डैम के बारे में पढ़ेंगे, पूरा प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे, कितने कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, सब चीज करेंगे। ये नागार्जुन सागर डैम शायद तेलंगाना में है। ओके, तेलंगाना में। तो डैम के ऊपर आप लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, बहुत काम का चीज है, कभी किसी न किसी एग्जाम में दिख ही जाता है। और जानकारी प्राप्त करना है तो भाखड़ा डैम सतलज नदी पे है, सतलज इस नदी पर है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए करते हैं, सॉल्व करिए इनको। देखिए सिंपल सिंपल कुछ कुछ है ना। फॉर इरिगेशन वाटर हैविंग सार वैल्यू सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, मैंने बोला था सार के ऊपर इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर, फॉर्मूला पूछ लेगा, कभी वैल्यू कैलकुलेट करवा लेगा, कभी उसका जो टेबल है वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर एसएआर का वैल्यू 26 से ज्यादा, तो क्या है, आप इसको यूज कर सकते हैं क्या इस तरह के वाटर को इरिगेशन के लिए। इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इरिगेशन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कॉपी देखिए, उल्टा ये टेबल देखिए, मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है, देखिए एसएआर S1 S2 S3 S4, ये सारा क्वालिटी ऑफ वाटर मैंने बता रखा था। S1 S2 S3 S4, है ना, लो सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर,
हाई सोडियम वाटर एंड वेरी हाई सोडियम वाटर। अभी सार का वैल्यू किस रेंज में आता है? S1 का मतलब सार 0 to 10 सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप, है कि नहीं? सार का वैल्यू 10 to 18 मतलब मीडियम सोडियम वाटर, है ना? हाई सोडियम वाटर मतलब 18 to 26, वेरी हाई सोडियम वाटर हो गया S4। ओके, सार वैल्यू अबव देन 26। क्वेश्चन ये भी यहाँ पे पूछा जा सकता था आपसे कि सार वैल्यू अबव 26 तो ये किस तरह का वाटर है? वेरी हाई सोडियम वाटर या S4 पूछा जा सकता था, है ना? वेरी हाई सोडियम वाटर ये पूछा जा सकता था, हाई सोडियम वाटर। ठीक है, अलग अलग तरीके से घुमा के पूछेंगे, यही चीज है ना? यही चीज है, इसी को अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट बना बना के पूछ सकते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके इन डेटा को एक बार अच्छे तरीके से फिर से पढ़ लो ताकि कोई दिक्कत ना आए जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं, देखिए an agricultural land इतना has to irrigate a particular crop, the base period of the crop is 90 days and the total depth of water required for the crop is इतना, if the rainfall equal to इतना, during the base period the duty of irrigation water का ड्यूटी पूछ रहा है आपको। अब लगेगा कि यहाँ पे डेल्टा तो सर डेल्टा तो दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ड्यूटी का फॉर्मूला 864, है ना? बेस पीरियड बाई डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू 105 पुट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? इस बीच में इफेक्टिव रेनफॉल भी 15 सेंटीमीटर हो रखा है और आपसे पूछ रहा है ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, कि जो इरिगेशन आप करोगे उसका ड्यूटी क्या है? तो जो डेल्टा आपको चाहिए इरिगेशन के लिए, है ना, यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड करना है वो कितना है? 105 माइनस 15, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना? इफेक्टिव रेनफॉल को सब्ट्रैक्ट करके ड्यूटी निकालना पड़ेगा। दिस विल बी 90 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो यहाँ पे ड्यूटी पुट कर दो अब 864, बेस पीरियड वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, 90 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 90 गए, ये 90 गए, सीधा सीधा आंसर आ गया 864 हेक्टर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हाँ हाँ, सीधा सीधा। ओके, और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं है। ये तो यहाँ पे दे रखा है एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ 437 हेक्टेयर, ठीक है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, तो आंसर विल बी डी। देखिए क्वेश्चन में डेटा अतिरिक्त भी दे दिया है। ओके, आपसे पूछा ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर, तो ये निकल गया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। चेक कर लीजिए, बन रहा है। सिंपल होता है दोस्तों, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना होता है और सॉल्व करना होता है। यही सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं एई लेवल पे, समझ रहे हैं? ईएससी लेवल पे, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लो, ये ईएससी का क्वेश्चन है। ये टॉपिक रिसेंटली करवाए थे हम लोग। द ड्यूटी एट वेरियस लोकेशन इन कैनाल irrigated system या irrigation system is indicated as follow, duty at the head of main canal, है ना? जो मेन कैनाल है, मान लो मेन कैनाल है, मेन कैनाल के हेड पे यहाँ पे जो ड्यूटी है उसको डीएम बोल दिया। ड्यूटी एट हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, मान लो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसका हेड पे ड्यूटी जो है वो डीडी बोल दिया। ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ये मान लो वाटर कोर्स है, इसके हेड पे ड्यूटी आपको दे दिया डीडब्ल्यू। अरेंज द ड्यूटी ऑफ वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में अगर अरेंज करना है तो सबसे कम तो होगा ड्यूटी एट डीएम वाला, है ना? यहाँ पे हेड ऑफ मेन कैनाल पे, इससे ज्यादा होगा डीडी वाला, फिर इससे ज्यादा होगा क्या? सबसे ज्यादा होगा डीडब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पे क्लैरिफाई भी किया है। ये ईएससी का क्वेश्चन है, सिंपल एक लाइन का, बस हम अब अपने को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए था कि कहाँ पे ड्यूटी कैसा होता है ना? कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम, बस इतना अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन को हम इजीली चुटकी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करो, इन ए कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट 76% ऑफ एरिया ऑफ कल्चरबल कमांड एरिया सीसीए रिमेन्स विदाउट वाटर ड्यूरिंग खरीफ सीजन, मतलब 76% बिना पानी का रह गया खरीफ सीजन में, तो कितना परसेंट को आपने पानी दिया? 100 में से 76 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 24%, है ना? 24% को आपने पानी दिया, ठीक भाई। ओके, खरीफ सीजन में मतलब 24% इरिगेट हुआ, एंड 58% ऑफ सीसीए रिमेन्ड विदाउट वाटर ड्यूरिंग रबी सीजन, तो मतलब कितना हो गया? ये 42%, है ना? 42% को आपने पानी दिया है, ठीक है, रबी सीजन में, इन ए पर्टिकुलर ईयर। ये भी ईएससी का क्वेश्चन है गुरु। ओके, तो रेस्ट ऑफ द एरियाज गॉट इरिगेटेड बोल तो रहा है इन ईच क्रॉप रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इस तरह क्वेश्चन एक सेम इससे पहले भी कर रखे थे, तो 42 प्लस 24 कर देंगे तो अपने को निकल जाएगा कितना? 66%। तो दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम शायद 2009 का क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें होगा, इजी था, सिंपल है, कुछ भी करना है, कुछ भी, क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, हीरा नहीं।
ओके, उस तरह कुछ। आगे दी वाटर, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना क्लास? ठीक है, ओके, और मेहनत करिए। जितना भी क्वेश्चंस जो भी है मैं हर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड टू हार्ड, इजी टू इजी, हर तरीके से जो भी फॉर्मूला है जिस चैप्टर में जैसा है भाई। अब हमको इजी लग रहा है मतलब हम क्या करें, हम लोग पढ़ रखे हो ऐसा, है ना? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है। यही चीज बहुत सारे बच्चे नहीं आंसर कर पा रहे होंगे क्योंकि वो पढ़े ही नहीं होंगे। यही बात होती है। बाकी और जितना हम लोग रिवाइज करेंगे, जितना और प्रैक्टिस करेंगे, उतना इंप्रूव होता हुआ चलेगा। समझ रहे हो चीजों को? चलिए, दी वाटर विच कैन बी यूटिलाइज बाय द क्रॉप फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड एज, जिस वाटर को यूटिलाइज कर किया जा सकता है, कैपिलरी वाटर। इन जनरल दी हाइट ऑफ कैपिलरी, देखिए हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज, कैपिलरी फ्रिंज मतलब ये वाटर टेबल हो गया, मान लो ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर अंडर टेंशन कुछ वाटर कैपिलरी पोर्स में उठ जाता है ना? यहाँ पे टेंशन लगता है, कैपिलरी टेंशन, इस फोर्स को बोलते हैं कैपिलरी टेंशन। ओके, तो ये कितना हाइट तक उठ जाता है, और जितना हाइट तक भी उठेगा उस इलाके का सॉइल को कर देगा सैचुरेट। ये ध्यान रखना, सैचुरेट, सैचुरेटेड सॉइल। अब ये सारा चीज हम लोग किधर पढ़ने वाले हैं? इसके बेसिक्स को, इसके बेसिक्स को हम लोग पढ़ेंगे दो सब्जेक्ट में। एक हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना, कैपिलरी का पूरा पूरा डिटेल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, और हम इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स में। समझ में आ रहा है? इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह इन सब चीजों को जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे कैपिलरी वाला सिचुएशन दे दिया जाता है, तो वहां पर देखेंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा, कैपिलरी फ्रिंज का जो जनरली हाइट होता है ना, वो फाइन सॉइल में ही ज्यादा कैपिलरी राइज होता है, और उसमें जो कैपिलरी फ्रिंज की हाइट होती है वो होती है इस रेंज में, 1 से 1.5 मीटर का। ठीक है, ये जनरली फाइन सॉइल में होता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कैपिलरी राइज होने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना पतला वॉइड्स होगा, मतलब वो जो जो वॉइड्स है ना सॉइल के बीच में, वो जो एक ट्यूब बना रहे हैं, वो जितना पतला होगा, जितना नैरो होगा, कैपिलरी राइज उतना होगा। समझ गए बात को? तो ये याद रखना, ये एग्जाम सीधा, मतलब एग्जाम में सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी स्टोर्ड, देखो कितना बार ये एफिशिएंसी, अलग अलग तरह का एफिशिएंसी मैंने बता रखा है। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इन सब चीजों को बता रखा है। लॉसेस के बारे में बता रखा है। सब चीजों के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना बना के पूछेंगे। यही क्वेश्चन कितना बार देख लिए, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि जिसका आंसर आपको आ रहा है। और वो क्या है? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, नीटा AWS/WF गुना 100। यही तो हम बात कर रहे थे, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, है ना? द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड, मतलब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, आगे आउटलेट ड्यूटी इन केस ऑफ, देखो ये यूपीएई का क्वेश्चन है ना? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आउटलेट ड्यूटी, आउटलेट ड्यूटी मतलब क्या? ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ये मालूम है, ये वाटर कोर्स है या फिर फील्ड चैनल है, तो इसके हेड पर जो ड्यूटी है उसी को हम आउटलेट ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो आउटलेट ड्यूटी इन केस ऑफ कैनाल इज हायर देन नेट क्वांटिटी, मतलब नेट ड्यूटी का बात कर रहे हैं। आउटलेट ड्यूटी नेट ड्यूटी से हायर होता है क्या? नेट ड्यूटी किधर? ये फील्ड है तो एट हेड ऑफ फील्ड, तो आउटलेट ड्यूटी इज लेस देन ना नेट ड्यूटी, तो ये स्टेटमेंट तो होगा नहीं। इज लोअर देन लैटरल ड्यूटी, यार लैटरल ड्यूटी से तो ज्यादा ही होता है ना? तो ये स्टेटमेंट भी गलत। इज लोअर देन ग्रॉस ड्यूटी, ना भाई उससे भी ज्यादा। तो क्या? इज इक्वल टू ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ये डेफिनेशन पूछ लिया। ये सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है ना? बस आपको शांति से पढ़ना था, क्वेश्चन आंसर होगा चुटकी में। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट यूनिट पूछ लिया, देखो हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, और कुछ नहीं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। अब यहां से मैं करता हूं इस चैप्टर को दी एंड। नेक्स्ट जो चैप्टर अपना वो है कैनाल डिजाइन, कैनाल डिजाइन। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे कैनाल डिजाइन, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास से। इस बीच में मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास अपलोडिंग चालू हो जाएगा, आप सोम पैरेलली देखते हुए चलिए। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई भी संपर्क करना है, मेरा नाम पीयूष परासर मालूम होगा आपको, 7008420353 पे आप संपर्क कर सकते हैं निसंकोच कभी भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।